हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। और इसके बाद हमने पढ़ा था कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म। हमने बुक में से रीड भी किया, उसके एमसीक्यूज भी सोल्व कर लिए। आज ये जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी लिविंग सेल के अंदर, किसी भी जानदार के अंदर, उसके बारे में हमने चीज़ें समझनी है। तो हमारी जो अर्थ होती है उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है वाटर। और हमारी अर्थ 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। 2/3 ऑफ अर्थ हमारी जो होती है वो वाटर से कवर्ड होती है। वाटर इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। आप किसी भी लिविंग सेल को देख लें तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट चीज़ आपको मिलेगी लिविंग सेल के अंदर वो आपको मिलेगा वाटर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक चीज़ बताई थी कि जितने भी जानदार होते हैं वो एक पर्टिकुलर एंटिटी से बनते हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी जानदार का, उसको आप नाम देते हैं सेल। और आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर कितना वाटर होता है। इट इज़ कंटेनिंग 70 to 90% वाटर। ये याद रखिएगा, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको 70 to 90% वाटर मिलेगा। और वाटर जो होता है दैट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, मीडियम ऑफ लाइफ। अच्छा, ऐसे मीडियम ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सब की सब पानी के अंदर होती हैं। सेल के अंदर जो वाटर होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है सेल की। और जितने भी बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स हैं, याद रखिएगा, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, वो जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं दैट अकर इन वाटर, वो पानी के अंदर होते हैं। जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो आपको वाटर के अंदर होते हुए मिलेंगे। तो इसका मतलब पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि वाटर जो होता है, हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म आपने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, हाइड्रोलाइसिस। मुझे ये बताएं, क्या हाइड्रोलाइसिस विदाउट वाटर पॉसिबल है? हाँ बताएं। नहीं, ये हाइड्रोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर की मौजूदगी में ही होगी। विदाउट वाटर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि भाई हाइड्रोलाइसिस के लिए पानी ज़रूरी है। तो देखें, रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा आपने, द फोटोसिंथेसिस। आगे हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की मौजूदगी में प्लांट जो होते हैं या फोटो ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मिलेंगे। एंड देल इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल दे विल बी फॉर्मिंग C6H12O6। और लास्ट में बाय प्रोडक्ट बनेगा 6 ऑक्सीजन। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई, दैट इज़ द वाटर। तो कहने का मतलब ये हुआ, फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी क्या चीज़ चाहिए? पानी चाहिए। हाइड्रोलाइसिस करने के लिए भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर। देखिए, वाटर की जो एबिलिटी होती है वो बहुत सारे, हमेशा कह सकते हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले करता है वाटर। लेकिन वो जो वाइड वैरायटी ऑफ रोल होते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ रोल वो क्यों होता है? वाटर के इतने सारे रोल्स क्यों हैं? सो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइड वैराइटीज ऑफ रोल्स ऑफ वाटर। पानी के इतने सारे जो रोल हैं, इतने सारे जो फंक्शंस हैं, वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स ऑफ वाटर इज ड्यू टू इट्स बेसिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा, ये किस वजह से इतनी ज़्यादा रोल्स प्ले करता है? ड्यू टू इट्स बेसिक केमिस्ट्री। ये वर्ड याद रखिएगा, बेसिक केमिस्ट्री की वजह से ये बहुत बड़े बड़े रोल्स प्ले करता है। उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें
तो वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 आपको हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे एंड 1 ऑक्सीजन एटम। याद रखिएगा, एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा और 2 आपको मिलेंगे हाइड्रोजन के एटम वाटर के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई ये है ऑक्सीजन, सो दिस इज द एटम ऑफ ऑक्सीजन। और इसी तरीके से इसके साथ अटैच्ड होते हैं 2 दूसरे एटम, दीज एटम्स आर हाइड्रोजन। तो गौर से अगर आप देखेंगे तो वाटर की बेसिक केमिस्ट्री ये है कि वाटर के पास आपको एक ऑक्सीजन मिलेगा और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे जो कि आपस में कवलेंटली बॉन्डेड होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर। सो याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर जो चार्ज होती है दैट इज पार्शली नेगेटिव। ये जो चार्ज होती है वो पार्शली नेगेटिव होती है। और जो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होती है, हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों हाइड्रोजन्स के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है पार्शली पॉजिटिव। अभी ये क्या चीज़ आ गई, ये थोड़ा सा अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको भी ये लग रहा होगा कि ये वाटर के बीच में पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव का क्या जिक्र आ गया। तो आगे हम यही समझते हैं कि ये पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव का क्या चक्कर है। तो हमें ये तो पता है कि भाई वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, अच्छा वाटर का जो फार्मूला होता है, दैट इज H2, और ये तो बेसिक है, हर किसी को आना चाहिए। वाटर का फार्मूला है H2O। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, और अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो इट विल बी हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे समझते हैं। देखिए, हम वाटर की बात कर रहे हैं कि भाई पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव ये जो साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन करके आगे समझते हैं अच्छे से। तो वाटर जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है सिर्फ इन चार्जेस की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिव चार्ज होती है। चार्ज तो मतलब नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, ये जो इसके पास चार्जेस आ जाते हैं उसकी वजह से वाटर को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल। तो ये पोलर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव ये पार्ट्स कैसे बनते हैं, इनको समझने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, वाई वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल, वाटर, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वाटर, याद रखिएगा, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। वाटर जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज it contains negative and positive पोल्स। वाटर के अंदर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स मिलेंगे, इसी वजह से आप इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब कि एक नेगेटिव साइड होगी वाटर की और एक होगी पॉजिटिव साइड, इसी वजह से आप इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर आपको पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगी, और इसी ऑक्सीजन के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ऊपर आपको जो मिलेगी दैट इज पार्शियल पॉजिटिव। तो इन्हीं वजह से वाटर को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद ये समझना है कि ये पोलरिटी कैसे आती है, हाउ, क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे, हाउ this polarity is achieved। ये जो पोलरिटी है वाटर के अंदर वो कहाँ से अचीव होती है, कहाँ से मिलती है। तो याद रखिएगा, पोलरिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखें, याद रखिएगा, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बाकी आप केमिस्ट्री में इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। देखें, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड, याद रखिएगा, द bonds which are formed by mutual
द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between mutual sharing of electrons between two atoms is called is कोवलेंट बॉन्ड। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। इसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में थोड़ी सी समझिएगा। देखिए, बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको कहा था ना, ये चैप्टर है ही बायोकेमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन भी बताई थी ना। तो देखें, पूरा का पूरा केमिस्ट्री है ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों मिलके यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। सो कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, दो टाइप के होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो कितने टाइप के हो गए जो ना वो कोवलेंट बॉन्ड? एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये दोनों बनते कैसे हैं, इस मैकेनिज्म को याद रखिएगा। जो हमारे पास होता है दैट इज द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको दोबारा। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है बाय इक्वल शेयरिंग। इट इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब कि जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड करेंगे, उनके बीच में जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो दोनों में इक्वल होगी। तो जो बॉन्ड बनेगा उसे आप क्या नाम देंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है जिसे आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, ये कैसे बनता है? इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड नॉट इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फॉर्म्ड बाय नॉट इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर नहीं होते। जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वाटर के अंदर, इनके बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, जिसी वजह से इसको आप नाम देते हैं द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से। देखिए, जो ऑक्सीजन होता है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी तरफ उनको खींचना शुरू कर देता है। तो ये टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर आप इसी जगह पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो जो हाइड्रोजन है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या? आप इसको कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो बहुत ही ज़्यादा कम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। इसी वजह से ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कॉन्सेप्ट, देखें, सपोज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है और इसका ये वैलेंस शेल है।
और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये हाइड्रोजन का एक एटम और ये हाइड्रोजन का वैलेंस शेल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इक्वली शेयर नहीं होते। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके जो न्यूक्लियस होता है ऑक्सीजन का, उस न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खिंच जाता है, इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो अट्रैक्ट होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है ऐसे लगता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया, बाकी इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्सीजन में चला गया जब ये बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव साइन देते हैं, लेकिन ये कंप्लीट पॉजिटिव साइन नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट तो शेयरिंग नहीं हुई। ये पता नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये पार्शियल शेयरिंग होगी तो आप इसको कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऑक्सीजन के एटम को देखेंगे ना आपको ये लगेगा कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया नहीं है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्शियली इसके पास आ गया है। तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आ जाती है दैट इज पार्शियल नेगेटिव। तो समझ में आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का चक्कर क्या होता है। अच्छा, इसी वजह से ये जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं ये पोलर कहलाते हैं। ये पोलर क्योंकि दो पोल बन गए ना, देखिए ये पॉजिटिव पोल बन गया और ये नेगेटिव पोल बन गया। तो सिंपली क्या होता है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसका न्यूक्लियस क्या करता है, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन का जो शेल होता है वैलेंस, वो ऐसे लगता है जैसे कि ये खाली हो, लेकिन ये खाली नहीं होता, ये इसका ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन में आ गया तो उसके ऊपर आ जाती है नेगेटिव साइन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और यहाँ पे ऐसे लगेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव साइन देते हैं। ये पार्शियल की निशानी है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बॉन्ड। कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड जैसे होते हैं पॉजिटिव सोडियम और क्लोराइड, ऐसे नहीं है। ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं हुआ, ये जस्ट पार्शियली इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया टूवर्ड्स द ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो इसी वजह से ये दो कंपाउंड बना, दैट इज द पोलर कंपाउंड। तो ऐसे बनती है पोलरिटी, और इसी पोलरिटी को आपने याद रखना है। तो ऐसे ये पुल कर लेता है जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, दैट इज द पोलरिटी। और इसी पोलरिटी की वजह से याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, इसी पोलरिटी की वजह से, ये होगी पोलरिटी, और इसी पोलरिटी की वजह से जो वाटर होता है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट जो हल कर दे किसी भी सोल्यूट को, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो वाटर होता है वो हर एक पोलर और बहुत सारे नॉन पोलर्स को डिसोल्व कर सकता है। तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डिसोल्व करने वाला, सोल्यूबल करने वाला मॉलिक्यूल है, इसी वजह से कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वाटर की पोलरिटी के बारे में। ओके, वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो वाटर के मॉलिक्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रही है और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस होती हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन होता है। मैं एक और मॉलिक्यूल यहाँ से बना लेता हूँ, देखें अगेन दिस इज़ ऑक्सीजन, इसके ऊपर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन। एक और मॉलिक्यूल यहाँ से बना लेता हूँ, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड अगेन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक और मॉलिक्यूल यहाँ से बना लेता हूँ, नेगेटिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे होगी और हाइड्रोजन पे जो साइन होगा दैट विल बी पॉजिटिव साइन। ऐसे मैं एक और मॉलिक्यूल यहाँ से बना लेता हूँ, तो समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ओवर हेयर एंड लाइक दिस। ऐसे अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल बना लिए हैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाने के लिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है द हाइड्रोजन bonding is intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, याद रखिएगा। तो
ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे एक वर्ड आ गया, इसको समझने की कोशिश करेगा। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन मोलिक्यूल, सॉरी, इंटरमोलिक्यूल का मतलब होता है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे टाइप के इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इंटर मॉलिक्यूलर कहलाएगी, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप वाटर को देख रहे हैं, हमें पता है वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है, तो ये इंटरमोलिकुलर नहीं होगी। ये कौन सी होगी भाई, ये कौन सी होगी, ये होगी इंट्रामोलिकुलर। देखिए आप ये वर्ड बार बार पढ़ेंगे, इंटर एंड इंट्रा, इट्स इंट्रामोलिकुलर फोर्स। लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होगी, तो याद रखिए आप बिटवीन टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको फोर्स नज़र आएगी, अट्रैक्शन नज़र आएगी, तो ये कहलाएगी इंटरमोलिक्यूलर। और अगर विद इन एक ही मॉलिक्यूल है, देखिए ये एक ही मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के एटम्स के अंदर जो आपको यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन एटम्स। अगर एटम्स के बीच में आपको कोई फोर्स की अट्रैक्शन नज़र आ रही है, दैट इज टर्म्ड एज द इंट्रामोलिक्यूलर। सो ये दोनों फर्क है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होती है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे होती है, देखें ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा, ये पांचवा मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल यहाँ से हम बना लेते हैं, दैट इज अ मॉलिक्यूल लाइक दिस। तो ये हमारे पास बहुत सारे हमने वाटर के मॉलिक्यूल बना लिए। देखें ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन है और ये पार्शियल नेगेटिव है, मतलब कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले भी बता चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर। और ये जो हाइड्रोजन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये मैंने बताया था, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सिंपली क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जब अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है, दैट बॉन्ड इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ही ज़्यादा इजी है समझना, बहुत ही ज़्यादा। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, ये तो कॉमन सेंस हो गया। लेकिन एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के बीच में अट्रैक्शन जाहिर करेगा, इस अट्रैक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट, इन दोनों के बीच में आपको अट्रैक्शन नजर आएगी, दैट इज टर्म्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं हम। इसकी डेफिनेशन अगर मैं बनाने जाऊं तो हम कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए हम ये लिखेंगे कि व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मोलिक्यूल, when more electronegative atom of one molecule attracts less electronegative atom of another molecule is called as हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा, जब when more electronegative atom of one molecule attracts less electronegative of another molecule is called, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे आप क्या कहें, हाइड्रोजन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव शर्त ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए हाइड्रोजन।
याद रखिएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे नॉर्मली बात करेंगे भाई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड की आप कर ले ऐसे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। सोडियम और क्लोराइड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वो हाइड्रोजन ही होना चाहिए, तभी तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव पार्शली पॉजिटिव साइन है वो हाइड्रोजन है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इसे शो किया जाता है डॉटेड लाइन से, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। भाई क्यों करते हैं डॉटेड लाइन से शो? क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है, इट इज़ वीक, इजीली ब्रेकेबल होता है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो डेफिनेशन आ गई कि व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम क्या होगा? वो ऑक्सीजन ही होगा ना भाई। अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होगा। व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? एटम जो होता है वो क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या नाम देंगे आप? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, अलग अलग है दोनों मॉलिक्यूल, बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों को देख लें आप, अलग अलग मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड। और याद रखिएगा, अच्छा एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, याद रखिएगा। ये कहीं पे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो एक जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ऐसे देखें, गौर से देखें आप, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनता है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव। अच्छा ये दो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, जब दो मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जस्ट ओनली एक मॉलिक्यूल की बात होगी और उसके बीच में एटम्स की बात होगी तो आप कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव एंड की शर्त ये है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उसे आप नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है। आपको पता है वाटर को आप हीट करेंगे ना, क्या लगता है एकदम से हीट हो जाएगा? तो ये जो वाटर की जो बॉइलिंग होती है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दूसरे जो सॉल्वेंट होते हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई। क्यों हाई होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखिएगा। तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं वाटर के अंदर, तो इसी वजह से सबसे पहले हीट हम जब देते हैं ना, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और फिर आहिस्ता 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 वो जो वाटर होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जहन के अंदर आपके होना चाहिए। इसी हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वाटर के अंदर आती है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ज़्यादातर पानी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, याद रखिएगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वाटर की दैट इज़ विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन दो चीज़ें हम यहाँ पे याद रखेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होने वाला एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसे आप नाम देंगे दैट इज़ द कोहेशन और कोहेसिव फोर्स। एक हम पढ़ेंगे कोहेशन और कोहेसिव फोर्स, ये समझते हैं कि ये क्या होते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे अडहेशन, एंड या और, नोट एंड, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा और। अडहेशन और अडहेसिव फोर्स, ये जो दो टॉपिक है, इन टॉपिक को हम आगे समझते हैं आगे वाले लेक्चर के अंदर। कोहेशन क्या होती है, एडिशन क्या होती है, यही मैं आपको समझाता हूँ। चलें, तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ी, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर को पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ मिलती है जिन्हें कहा जाता है कोहेसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस।
अभी ये कोहेसिव फोर्सेस और अडेसिव फोर्सेस क्या है, इसका मैकेनिज्म हमने समझना है और इनके बारे में जो भी चीज़ आपके बुक में बताई गई है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए ऐसा बताया गया है कि जो कोहेसिव फोर्सेस होती है वो फोर्सेस होती हैं, आप इसे कहेंगे फोर्स, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, this is force of attraction between, force of attraction between similar molecules। याद रखिएगा ये force of attraction between similar molecules is called is cohesive force, और आप इसको एक और नाम से बुला सकते हैं जिसका नाम है कोहेशन। तो आप कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं इसे, और आप इसे कोहेशन भी कह सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द कोहेसिव फोर्सेस। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेशन या कोहेसिव फोर्सेस। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे अडेसिव फोर्सेस की, तो अडेसिव फोर्सेस के बारे में भी ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है जिसको आपने समझना है। तो अडेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट इज अडेसिव फोर्सेस या अडेसिव फोर्स या अडहेशन भी आप इसे कहेंगे। इसको क्या कैसे डिफाइन किया जाता है, इसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज फोर्स ऑफ attraction, it is force of attraction between dissimilar molecule। देखें वर्ड आ गया यहाँ पे, एक सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड adhesive फोर्स, और दूसरा नाम आप इसका क्या रखेंगे, अडहेशन। तो समझने की कोशिश करिएगा, आपके बुक के अंदर ये दोनों चीज़ें बताई गई है, कोहेसिव फोर्सेस एंड अडहेसिव फोर्सेस, इनकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए आपको। जो हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और अडहेसिव फोर्सेस क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल। इनका क्या रोल होता है जानदार की बॉडी के अंदर, ये भी हम समझेंगे यहाँ पे। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊं, जैसे कि मैं आपको ये कहूँ कि भाई देखिए हमारे पास ये एक गिलास है, इफ़ यू विल सी विल बी हैविंग अ गिलास लाइक दिस। एक हमारे पास ये गिलास है यहाँ पे, और जो गिलास होता है दैट इज ओवर एयर, ठीक है। इस गिलास को अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर सिलिका से बना होता है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सिलिका, और ज़्यादातर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होती है। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं है कि ये गिलास कौन सी चीज़ से फॉर्म होगा, लेकिन ये कि सिलिका डाइऑक्साइड, सपोज मतलब कि ये अलग मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और अगर आप इस गिलास के अंदर देखेंगे तो आपने इस गिलास के अंदर पानी भर दिया है, और पानी जब आप भरेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, जो पानी होगा दैट विल बी हैविंग द फार्मूला H2O। ये पानी का फार्मूला है H2O, सही है। तो सिंपली क्या होगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर और वाटर के बीच में होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो रेड कलर में बना रहा हूँ, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप नाम देने की कोशिश करें। ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि रेड कलर में बना रहा हूँ, जो कि वाटर के साथ अट्रैक्शन है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वाटर के साथ है, दैट विल बी टर्म्ड एज कोहेसिव फोर्सेस। याद रखिएगा, इसे आप नाम क्या देंगे, कोहेसिव फोर्सेस या कोहेशन। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इस गिलास के साथ भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। ये जो गिलास है इसके साथ ये ब्लू कलर में जो मैं बना रहा हूँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर बनाने की कोशिश करेगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका या गिलास, सो दैट विल बी टर्म्ड एज अडहेसिव फोर्सेस। तो ये आप क्या नाम देंगे, इसका आप नाम देंगे दैट इज अडहेसिव फोर्सेस। सो याद रखिएगा, तो हमारे पास है कोहेसिव फोर्सेस एंड अडहेसिव फोर्सेस, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आई गेस आपका यहाँ पे ये मैकेनिज्म जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि भाई कोहेसिव फोर्सेस और अडहेसिव फोर्सेस दोनों क्या होते हैं। अच्छा, इन दोनों को एक और चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों को कहा जाता है दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। दे
they provide a mechanism, they provide a mechanism of ट्रांसपोर्टेशन का ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये वाटर को बनाते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो वाटर जो होता है ना वो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है, याद रखिएगा, ये वाटर इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये जो ट्रांसपोर्ट मीडियम की प्रॉपर्टी आती है ना वाटर के पास, ट्रांसपोर्ट मीडियम का मतलब वो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके लेके जा सकता है। ये ट्रांसपोर्ट मीडियम की एबिलिटी इस कोहेसिव और अडेसिव फोर्सेस से आती है। याद रखिएगा, किसी भी टेस्ट में अगर आपसे पूछा जाए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके कि बताएं ट्रांसपोर्ट मीडियम है वाटर, ये प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करता है? कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्सेस। कैसे, मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ। देखिए सपोज हमारे पास यहाँ पे एक प्लांट है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज ये है हमारे पास एक प्लांट, सो सपोज वी आर हैविंग अ प्लांट, और प्लांट को आपको पता होना चाहिए प्लांट के अंदर आपको मिलेंगी ऐसे रूट्स, और जो रूट्स होती है वो ज़मीन के अंदर होती है। ये सब ग्राउंड पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, और ऊपर की तरफ ये जो पार्ट होता है दिस पार्ट इज टर्म्ड एज एरियल पार्ट। प्लांट का जब चैप्टर में स्टार्ट करेंगे ना तो वहाँ पे ये पूरी की पूरी आपको ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए ये है प्लांट हमारे पास, और प्लांट जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, समझिएगा कॉन्सेप्ट। सो दिस इज़ अ प्लांट। ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ ये इनके पार्ट कहलाते हैं द एरियल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे इनके लीव्स पाए जाते हैं, और लीव्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और लीव्स होते हैं जो कि सोर्स कहलाते हैं, और जहाँ पे जहाँ पे ग्लूकोज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की, उससे सिंक कहा जाता है। सपोज ये हमने एक प्लांट बना दिया, और अगर आप इस प्लांट को देखेंगे तो इस प्लांट के अंदर आपको एक वीजल मिलेगी, उस वीजल का नाम होता है जाइलम वीजल। समझिएगा कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे आपको जाइलम की एक वीजल मिलेगी। वीजल का मतलब होता है कोई डक्ट, कोई नाली होती है यहाँ पे जो कि जाइलम वीजल कहलाती है, और इसका मेन काम होता है वाटर की कंडक्शन करना। ये जो वाटर होता है उसकी कंडक्शन करने का काम इस जाइलम वीजल के पास होता है, ये एबिलिटी होती है। सही है। तो ये हो गया हमारे पास सोइल का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द ये जो हमारे पास मट्टी होती है, ग्राउंड होता है, इसे सोइल कहा जाता है। और इसी जगह पे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा वाटर। तो यहाँ पे देखिए वाटर है, दिस इज़ द वाटर मॉलिक्यूल ओवर हियर। हर जगह पे इसे आपको वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए सूरज की जो रोशनी होती है, वो सूरज की रोशनी जब लगती है किसी भी प्लांट को, सपोज ये है सूरज, और सूरज की रोशनी जब किसी भी प्लांट को लगेगी तो फिर वो, अच्छा प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और सूरज की रोशनी लगती है, और फिर वो क्लोरोफिल के साथ और वाटर ऊपर की तरफ जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। कैसे करते हैं ये आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन ये वाटर ऊपर की तरफ जा कैसे रहा है? ये कोहेसिव और अडेसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, दैट इज ड्यू टू द कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्सेस। जाइलम वीजल जो होती है ना, वो बनी होती है सेल्यूलोज से, याद रखिएगा। जाइलम वीजल की जो वॉल्स होती हैं वो कौन से केमिकल से बनी होती है? वो सेल्यूलोज से बनती है। और वाटर आपको पता है इनऑर्गेनिक है H2O, दोनों का फार्मूला भी अलग होगा। सेल्यूलोज मतलब कि ग्लूकोज, और वाटर अलग है। तो अभी याद रखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि वाटर यहाँ से कंडक्ट हो रहा है, वाटर यहाँ से कंडक्ट हो रहा है, तो देखें ये रूट्स में से वाटर आएगा जाइलम की वीजल में। सपोज ये जाइलम की वीजल, ये स्टेम नहीं है अभी, ऐसा समझें कि जाइलम की वीजल है कंप्लीट है। तो देखिए वाटर कैसे मूव कर रहा है, वाटर जो है वो ऊपर मूव कर रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होगी? कोएशन होगी ना, कोएसिव फोर्सेस। जैसे ये रूट्स तक लीव्स तक पहुंचेंगे और वहां पे फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो सिमिलर मॉलिक्यूल हो गया भाई, और सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे आपने नाम क्या दिया? आपने नाम दिया कोहेसिव फोर्सेस का, कोहेसिव फोर्सेस का नाम दिया आपने। ऐसे ही जाइलम की वीजल मैंने आपको बताया किस चीज़ से बनी है। जाइलम की वीजल जो है वो बनी है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज और पानी के बीच में भी तो आपको अट्रैक्शन नजर आ रही है। देखें सेल्यूलोज और पानी के बीच में भी यहाँ पे अट्रैक्शन नजर आएगी, और यही अट्रैक्शन कहलाती है अडेसिव फोर्सेस। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है, यही कहलाती है अडेसिव फोर्सेस। तो कॉन्सेप्ट कितना इजी है। तो इसी वजह से वाटर को ट्रांसपोर्टिंग मीडियम कहा जाता है। ये जो पानी ऊपर मूव कर रहा है ना, सिर्फ पानी मूव नहीं करेगा, इसके साथ मिनरल्स, आयंस ये भी मूव करेंगे। और जो मूवमेंट होती है ना, जो रूट्स में से लीव्स की तरफ होती है, इस मूवमेंट को कहा जाता है असेंट
ऑफ शेप, इस मूवमेंट को असेंट ऑफ शेप कहा जाता है। और ये कौन खास करता है? कोहेसिव एंड अडेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ये प्रोवाइड करती हैं वाटर को एबिलिटी, इसीलिए वाटर को कहा जाता है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। हमारी आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज और वीन्स हमारी बॉडी के अंदर, तो वो जो ब्लड मूव कर रहा है वो ब्लड भी इसी कोहेसिव और अडेसिव फोर्सेस के थ्रू मूव करता है, क्योंकि उसमें आपको पानी मिलेगा और ये यही प्रॉपर्टी काज करता है प्लांट के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर। सो बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप गौर से देखेंगे तो। अच्छा, ये जो वाटर यहाँ से आया है तो ये वाटर यहाँ से एवापोरेट हो जाएगा, ये वाटर यहाँ से एवापोरेट हो जाएगा। और जो एवापोरेशन होती है वाटर की लीव्स में से या किसी भी सरफेस में से, इस एवापोरेशन को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। याद रखिएगा प्रोसेस का नाम क्या होता है? ये ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगी और कोहेशन और अडेशन। इस थ्योरी को आगे हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा प्लांट के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के अंदर, वहाँ पे टेक्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे। दैट इज द ट्रांसपायरेशन, अडेशन, कोहेशन, सॉरी टेंशन, अडेशन, कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन थ्योरी। ये क्या होता है आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर आपको पता चलेगा। यही चार जो टर्म्स होते हैं जो वाटर को असेंट ऑफ शेप करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि ये जितना भी सॉल्यूशन है सोइल में से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंट ऑफ शेप हो रहा है, वो टेंशन की वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से, अडेशन और कोहेशन की वजह से हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोहेसिव और अडेसिव फोर्सेस। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस और डिसिमिलर के बीच में अडेसिव। ठीक हो गया? बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसको समझने की कोशिश करें। अभी हम बुक में से रीड करते हैं कि वाकई यही चीज़ें बताई गई हैं या नहीं, और फिर हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ अलग से समझते हैं। इसी टॉपिक को हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए सो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हम पढ़ते हैं। वाटर इज मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। आपको मैंने बताया था कितना अबंडेंट है। इट्स अमाउंट वेरीज अप्रोक्सीमेटली 70 to 90%। किसी सेल में 70 होगा, किसी में 75, किसी में 80, किसी में 90%। आपने लेकिन ये रेंज याद रखनी है आपने, 70 और 90 के बीच में आपको वाटर मिलेगा किसी भी सेल के अंदर। इट्स मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम ऑफ लाइफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो वाटर के अंदर ही होती है, तो इसी वजह से इसको मीडियम ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगर ये वाटर ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सारे के सारे रिएक्शन पानी के अंदर ही होते हैं। जो सेल के अंदर वाटर पाया जाता है वहां पे। इट आल्सो टेक्स पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस सच एज हाइड्रोलाइसिस में इसका बड़ा रोल है, एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उसकी अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज जो बना रहे हैं वो H2O भी, अगर आप कौन सी कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो वो भी वाटर की वजह से हो रहा है। तो द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स in the reasons its importance is biological system is due to chemistry of water molecule। इतने सारे इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं हम वाटर को? इनके जो है ना वो एक तो वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स, इतने सारे रोल्स क्यों है वाटर के? ड्यू टू इट्स बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि वाटर को अगर आप देखेंगे तो वो ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है। दो वो जो है ना वो हाइड्रोजन एटम से मिलके और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके ये बनता है। इसका फार्मूला H2O होता है। सो द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, which means that the two atoms of hydrogen are joined to one atom of oxygen। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे ये बताया गया है कि वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल। मैंने आपको पोलरिटी का सारा कॉन्सेप्ट बताया कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। सो वाटर इज द पोलर मॉलिक्यूल। इट मींस दैट इट हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज on oxygen and partial positive charge on hydrogen atom due to difference in electronegativity of hydrogen and oxygen atom। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये सारा का सारा जो है ना वो पोलरिटी वाटर को मिलती है। जो ऑक्सीजन है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.4 के करीब होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 या ऐसे कुछ होता है। तो कहने का मतलब इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीजन न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं इन दोनों एटम्स के ऊपर। सो ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता, जस्ट पार्शियल ट्रांसफर होता है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं इनके ऊपर। आगे बताया गया है कि दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड डायपोल। याद रखिएगा इस लाइन को कि ये जो सेपरेशन हो रही है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसे डायपोल कहा जाता है, व्हिच गिव्स द वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हाई पोलरिटी क्या है ये आगे यही कॉन्सेप्ट आपने समझना है। पोलरिटी का मैंने आपको
बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोहेशन, एडिशन, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट हाइट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयोनाइजेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस, दीज प्रॉपर्टीज मेक इट बेस्ट सॉल्वेंट एंड क्रेडल ऑफ लाइफ। इसी वजह से सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर की, वो आपको सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है सेल की, वो आपको वाटर के अंदर होते हुए मिलेंगी, सिर्फ इसी रीजन की वजह से। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का एटम है और ये दो हाइड्रोजन के एटम है, और उनके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड एंगल कितनी है, 104.45 डिग्री जो है ना इनकी बॉन्ड एंगल है, और sp3 हाइब्रिडाइज होता है ये। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो सेपरेशन होता है न्यूक्लियस ऑफ, मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना सेपरेशन होता है ये भी आपने रट्टा लगाना है। ये 9.58 पिकोमीटर, पीएम का मतलब पिकोमीटर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको लेक्चर में बताया था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रीड भी करते हैं और यहाँ तक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप देख लें अच्छे से। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम पढ़ते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखते हैं रीडिंग के साथ। मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड आपको लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज एन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर का मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ विच कंटेन partially charged hydrogen and other contain partially negative charge oxygen is present in water। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और these charges attract two molecules, दो molecules को ये अट्रैक्ट करते हैं। this force of attraction due to partially positive hydrogen and partially negative oxygen is called as hydrogen bond। मैंने आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल्स हैव फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। सिर्फ इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो और कैरेक्टर्स वाटर को मिलते हैं। एक जो कैरेक्टर होता है दैट कैरेक्टर इज टर्म्ड एज कोहेशन, और जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है एडिशन। तो कोहेशन को हम समझते हैं यहाँ पे, तो कोहेशन और कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पूरी की पूरी एक चेन बन जाती है, जो मैंने लेक्चर में आपको बताया था, वो प्लांट बना के, विच हेल्प इट फ्लोइंग फ्रीली, जिसकी वजह से ये फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल, एज ब्लड इन ब्लड वीजल and as a transporting fluid in the conducting tissue of a plant। conducting tissue plant के क्या होते हैं, जाइलम, और फ्लोएम को conducting tissue कहा जाता है। हमारे ब्लड के अंदर भी जो वीजल्स के अंदर वो ब्लड मूव कर रहा है, वो भी इसी वाटर की कोहेशन प्रॉपर्टी की वजह से, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो भी इसी कोहेशन मूवमेंट, कोहेशन फोर्सेस की वजह से हो रही है। आई गेस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कोहेशन क्या है। एडिशन को समझते हैं आगे। तो एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एडिशन क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अदर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स एंड अटैच्ड विद देम। इट कैन होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वीजल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। तो बैकवर्ड फ्लो से इसको रोकने में हेल्प करता है, तो इसे एडेसिव फोर्सेस कहा जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोहेशन क्या होता है, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे आप क्या कहेंगे, कोहेशन। और जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे कहा जाता है एडिशन। कोहेशन एंड एडिशन क्रिएट टेंशन विद इन जाइलम दैट हेल्प्स मूव वाटर अपवर्ड। मतलब कि मैंने आपको असेंट ऑफ शेप कहा था, आपको बताया था असेंट ऑफ शेप क्या होता है। तो ये असेंट ऑफ शेप जो होता है, दैट असेंट ऑफ शेप, ये टेंशन, एडिशन, कोहेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा इजी है, ये रीडिंग मटेरियल आपको आना चाहिए। सो दैट्स इट अबाउट द रीडिंग मटेरियल। एंड ये फर्स्ट पार्ट है वाटर के बारे में। सेकेंड पार्ट में आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी चीजें आपको बताता हूँ, और फिर इसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे पार्ट्स 2 के अंदर। सो दैट इज अबाउट द वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस।